ना ये कर लिया ना डिसाइड, तो पटवारी के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया है, क्या ले लिया, बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया। तो ब्रेक लेना ही सबसे बेकार, जो उन चीज़ों को आप यहाँ सुनेंगे, ब्रेक लेना होता तो बहुत बड़ा ब्रेक लिया जा सकता था, लेकिन ब्रेक नहीं लिया गया। ईमानदारी से लगे रहे, पता नहीं था कि ये वाला कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ यही आएगा, आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूटी में लगे रहे। घर का प्रेशर, गांव का प्रेशर, आसपास का सारे प्रेशर तो पूरी डिस्कस करेंगे। आपके बात करो, आप लोगों की बातें होनी चाहिए, आपको सवाल पूछिए। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ ना, मतलब पूरे डिटेल से बता दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटजी तो देखो ज़्यादातर लगभग चीज़ों को पता ही रहती हैं लोगों को, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड चलता रहता है उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपके लिए। क्या है, जैसे कि मेरा गांव यहाँ से लगभग है 7-8 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 9 किलोमीटर होगा। उसमें अब जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो लोग बाग ना छोटी सी प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ी समझने लगते हैं, जैसे कि किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की कोई और प्रॉब्लम है। तो मैं सारी प्रॉब्लम आपकी इसमें एक ही कहानी में सबको समझ में आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है। तो जैसे कि अब हमारा गांव है, उस गांव में ये है कि ज़्यादातर जो एरिया है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जबकि वो बहुत पास है हमारे शहर से। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एजुकेशन का स्तर है वो इतना बिल्कुल गिरा हुआ है। तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुझे शुरू से ही एक गांव में हमारे गांव से थोड़ी सी दूर एक हासुआ स्कूल है, वहाँ पे मेरा मतलब एडमिशन कराया। और मैं छोटा सा बच्चा था, मतलब 6 क्लास में मेरा एडमिशन कराया, तो मैं अकेला ही जाता था। हमारे गांव से ना वो स्कूल जो है वो लगभग ये समझ लो आपकी 6 या 7 किलोमीटर दूर होगा। अब 6 या 7 किलोमीटर दूर होने से हो गया उसमें कि प्रॉब्लम ये थी कि छोटा बच्चा है, 6 क्लास में कितना जानता होगा, लेकिन मैं जाता था कंटिन्यू और डेली मेरा आना और जाना। और तो ऐसी ये जर्नी मेरी चलती रहती 10th क्लास तक। और इसमें तक मेरे पास में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ना कोई इंटेलिजेंसी ना ही कुछ, बिल्कुल एवरेज बच्चा हूँ। मतलब अभी भी मैं एवरेज हूँ, पहले भी एवरेज ही था ये, लेकिन 10th क्लास में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की, थोड़ा फोकस ज़्यादा किया अपने आप के ऊपर। तो वहाँ पे ये हुआ कि मैंने 10th क्लास में 2nd टॉपर बना अपनी क्लास में। वहाँ पे जो स्कूल है ना, उस पूरे स्कूल में मैंने 2nd टॉप किया। तो मेरे को यहाँ पे एक्सेलेंस स्कूल मिल गया विदिशा। अब उस एक्सेलेंस स्कूल में मिलने के बाद में फिर हमने विदिशा में यहाँ पे पढ़ाई की और साथ ही साथ फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम देने लगे। तो जो पहले MPPT का एग्ज़ाम होता था 2015 के और पहले, मतलब 2016-17 के समथिंग में चेंज हुआ है ये पैटर्न JEE वाला। तो उसके MPPT का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने सेल्फ स्टडी से, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनमें से आप एक राहुल सर को जानते होंगे, एक कोचिंग वाले हैं वो भी, तो उन्होंने हम लोगों ने साथ में तैयारी की थी। तो जिसमें मेरी जिसमें जो रैंक लगी हुई थी MP के अंदर वो 384 रैंक लगी हुई थी। तो जिसमें मुझे बहुत अच्छा कॉलेज, जैसे कि इंदौर का अपना इंजीनियरिंग फील्ड में वो टॉप का कॉलेज है, वो भी मुझे मिल रहा था। लेकिन क्या मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। अब फाइनेंशियल बैकग्राउंड के थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। किसी किसी को ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड होना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमारे घर पे प्रॉब्लम ये है कि 1 भी बीघा ज़मीन नहीं है कुछ भी, और साथ ही साथ बिल्कुल मेरे पापा ना मजदूरी करते थे। आप मुनव्वर सलीम चौधरी को जानते हो, जो सांसद थे यहाँ से, उनके छोटे वाले भाई हैं, उनकी बकरियाँ हैं। सर मेरे पापा ना बकरी चराते थे 1300 रुपये महीने में, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप 1300 रुपये में वो बकरी चराते थे। और चराते चराते ना सर हमने एक बकरी हमने भी ले ली। मतलब पिताजी ने सोचा कि चलो अपन चरा तो रहे ही हैं, एक अपना भी ले लेते हैं। तो साथ ही साथ में उन्होंने ली। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बेच दी, तो वो जो रोज़गार था ना वो भी ख़त्म हो गया। तो उसमें जो हमारी वाली जो बकरी थी वो 8-10 मतलब 2-3 साल बाद में उसमें कम से कम 10 से 15 बच्चे हो गए उनके। तो ठीक ठाक बन गया सिस्टम। बिजनेस अपना एक छोटा सा बिजनेस था, वो वहाँ से छूटा तो फिर खुद का अपना बिजनेस बना लिया पापा ने। और उसी एक ही उसकी किस्मत मान लो, अपनी कुछ भी मान लो, अपना भाग्य मान लो, उससे मतलब वो बढ़ते गए। आज स्थिति ये है कि हमारे पास में 70 से 80 बकरा बकरियाँ हैं। वो तो उन्हीं से ही मतलब पूरा घर चल रहा होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब एक बकरी चराने वाला बंदा भी यहाँ पहुँच सकता है। और वो भी ऐसा है कि पैसा, जैसे मेरे मामा जी हैं बहुत अच्छे पैसा वाले हैं, लेकिन कभी कोई किसी के आप डिपेंड ना रहें। खुद का जो भी है अपने पास, अपने माँ बाप पे बिलीव करें और अपने ऊपर बिलीव करें। और आप ये समझो कि किसी भी स्थिति में आदमी, देखो मैं आपको लग रहा होगा अभी हंस रहा हूँ, बट उस टाइम में ये सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मतलब आप उस चीज़ को आज तो अपन उस टाइम को लौट के भी नहीं ला सकते कि अपने दिमाग में कैसी चीज़ें आती होंगी उस टाइम में, ना ही आदमी रिकॉल कर पाता है। बट ये है कि उस टाइम का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या स्थिति रही हो। कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे हमें उधार लेना पड़े हैं,
तो ऐसे करके मतलब एक बात यह है कि कोई भी आदमी, यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो लोग अच्छी वेल फैमिलीज हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों की, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा स्थिति इनकी ख़राब रहती है वो लोग ये ना समझें कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे से छोटी सिस्टर है और उससे छोटा भाई है हम। और आप, हाँ, आप ये सोचो कि एक बीघा ज़मीन नहीं, कोई कुछ नहीं, मजदूरी करने वाला व्यक्ति 3 बच्चों को इंजीनियरिंग करा रहा है। अब वो क्या है, जैसे मैं बड़ा था तो मेरी गाइडेंस के हिसाब से वो लोग चलते रहे और हमने तीनों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। और अभी जो मेरी सिस्टर है उसका भी MP सब इंजीनियर में वेटिंग लगी हुई है सिंगल, तो वो भी लगभग क्लियर हो जाएगी। मतलब मैं लगभग तीनों को साथ में लेके चला हूँ। वो मेरा छोटा भाई OMS कंपनी में है, यहाँ पे हैदराबाद की कंपनी है, उसमें वो बाकायदा जॉब कर रहा है अभी पिछले एक डेढ़ साल से। तो और जो छोटी बहन और मैं दोनों हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में वो सर MP सब इंजीनियर का तो हो गया है एग्ज़ाम, वो MPPSC AE 2022 के लिए लगी हुई है। तो आप इस चीज़ से बस एक ही चीज़ सीख सकते हो कि हमें ना किसी भी स्थिति में नहीं घबराना है। और आदमी ना वैसे गरीब नहीं होता है, मन से गरीब होता है। वो उसने अपने मन में सोच लिया कि नहीं मेरी स्थिति ख़राब है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो पैसे वालों के काम है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ना अगर मन से सोच लिया आपने कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपने सोच लिया कि नहीं हो जाएगा, जो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें आप, तो वो चीज़ों को सेटल कर। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल हमने छोड़ ही दिया है और वो तो देख ही लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। बट ये है कि हमें कोशिश करनी होती है, 10 जगह से सेटिंग बिठाना पड़ती है, तब जाके आप मतलब पहुंच पाओगे आगे जाके। और इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया होगा, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है सर। लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन के लिए घर का चलाना कैसा है, क्योंकि अकेले अपन अकेले हैं तो क्या भूखे रह सकते हैं, रह जाते हैं अकेले तो भूखे रह सकते हैं 2 दिन। लेकिन मेरे साथ कौन रह रहा है, भाई भी हैं, बहन भी हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनकी फीस वगैरह का भी सेटल करना है। अब देखो बकरियों से सर उतनी आमदनी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा, चलो आज वो है, और उस टाइम में सर आज भी ये स्थिति है कि अपने को ही करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप अगर कुछ कोशिश करोगे तो चीज़ें बदलती जाएंगी। आप यह है कि समय के हिसाब से बहुत बड़ा कला होती है सच बोलना बहुत बड़ा आर्ट होता है। ये भी हर किसी में नहीं होता, कोई नहीं बोलता अपने अंदर की बातें, बहुत सारी की बड़ा चढ़ा के बोल जाती है। बाकी ये बताओ तो नोट्स वगैरह पे कैसे अपन काम कराना है। जैसे बहुत सारा बच्चा इसमें SSC वाला बहुत सारा बच्चा है इसमें, जिसको मैंने मतलब तोड़ मतलब ब्रेन वॉश कर करके उसको कहीं ना कहीं SSC दिखाना स्टार्ट कर दिया मैंने, भाई SSC वाले हो तो SSC के लिए मतलब कैसे लगे रहना है कंटिन्यूटी में, क्योंकि कैलेंडर फिक्स है। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा एड करूँगा, एक चीज़ और, राम का SSC में ही जाना हुआ। अगर हम MP के रिकॉर्ड भी हो रहा है, हम अगर MP के एग्जाम में लगे रहते ना तो शायद हम लोग इस पोजीशन पर नहीं होते। लेकिन बिल्कुल सही बात है, फाइनली SSC में हुआ। आप देखो व्यापम का है, आप सब लोग बहुत सारे लोग एक जिद बांध के बैठे होते नहीं मुझे तो व्यापम में ही करना है, व्यापम में ही करना है। व्यापम की आप हालात देख रहे हो, एग्ज़ाम आप दे रहे हो, लगभग आपको पता चल रहा होगा कि व्यापम की स्थिति क्या होती। व्यापम को एक्चुअल में व्यापम वाले को ही पता नहीं रहता ये पेपर कहाँ से आ रहा है। आप खुद भी उनसे सॉल्व करवा लोगे तो वो भी कहो ना कर पाएँ। तो लेकिन SSC का एक फंडा क्लियर है कि जो उन्होंने सिलेबस दिया है SSC का, बिल्कुल आप उसका सिलेबस प्रॉपर डाउनलोड करो और उसे 1-2 बार उस सिलेबस को ही अच्छे से देखो, और उसका ना पूरा सिलेबस लगभग जो सिलेबस दिया है ना उसी में से लगभग वो क्लियर हो जाता है। और बस ये है कि SSC में बस प्रॉब्लम होती है टाइमिंग की। तो सर टाइमिंग के लिए ना आप एक ही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करें सबसे ज़्यादा। जैसे कि मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं 2 बार, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था SSC का। मेरा पहला अटैम्प्ट 2018 में हुआ था। तो 2018 वाले में वो ये गया था कि मेरा प्री निकल गया, मेंस निकल गया। उससे पहले मैं जितनी भी कोशिश कर रहा था वो सब MPPSC के लिए कर रहा था। बट मुझे समझ में आने लगा कि यार ऐसा ना हो कि अपन इसके चक्कर में ना अपनी जॉब से ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आप समझ रहे हो कि स्थिति क्या बिगड़ने वाली होगी। तो मुझे लगा कि SSC तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, SSC 2018 वाला दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। फाइनली मेरी मेरिट में नहीं हो पाया, और आप ये समझो कि मेरिट में ना होने के बाद फिर मैं लेकिन फिर से लगा रहा। मेरा 2019 का फिर से आया, मैंने 2019 SSC 2019 फिर दिया। और आप ये समझो कि 2019 में मैंने पूरी मेहनत की, मैं दिन भर लिखता रहता था सर। मैंने कॉपियाँ भर दी थी, मतलब ये समझ लो कि मेरे घर पे अभी भी रखी है 2019 की भी, 20 की भी। 18 में ज़रूर मैंने ये गलती की थी कि मैंने सीधा एग्ज़ाम हुआ और मैं बस पढ़ता रहता था, लिखता नहीं था।
वो प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ एग्ज़ाम में तो अलग रहता है, वहाँ 2 घंटे रहते हैं, लिखना ही होता है मेन, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन 2019 में मैंने पूरी मेहनत की थी, लेकिन अल्टीमेटली हो ये गया कि 2019 में भी मेरा 1 नंबर से मेरिट वहाँ भी रुक गई। 264 कट ऑफ गया था सर, मेरे 263 पॉइंट कुछ नंबर थे। तो समझ लो आपकी मतलब वहाँ भी मेरी, और लेकिन मैं ना फिर भी मैंने सोचा कि चलो छोड़ो अब जो हो गया। फिर मैं एसएससी तो फिर बीच में आया नहीं 2019 के बाद में, और 2020 में आया था सर, तो मेरा उसमें प्री नहीं निकला। अब आप ये समझोगे कि प्री नहीं निकल पाया तो फिर मेंस कहाँ से दें। लेकिन फिर उसी बीच में एमपीपीएससी आया 21 और 20 दोनों वाला, तो मेरा एमपीपीएससी भी नहीं, वो एसएससी बिगड़ा तो पता चला कि जो पिछला वाला था उसका इतनी टेंशन थी वो एमपीपीएससी का भी नहीं हो पाया। फिर पता चला कि मैं लगा रहा, लेकिन लगा रहा 2020 का मेरा 21 का एमपीपीएससी एईवी निकल गया है, अभी रिटर्न का एग्ज़ाम है उसमें निकल गया है मेरा, और एसएससी 2022 का भी ये मेरा फाइनली मेरिट लग गई है इसमें। तो और इसमें मैं आपको अलग बताता हूँ थोड़ा सा क्या हुआ है। मैं जैसे पिछली बार मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, 2018 वाले में मैंने मिस्टेक ये की थी कि सर मैं पढ़ता ही पढ़ता रहता था, बट उसमें मैं लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं करता था। मैंने 19 में लिखने की प्रैक्टिस भी की, लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। आप अंदाज़ा लगाओगे कि मैं मतलब कॉपियाँ सर बंडल के बंडल लेके आता था, और सर ये उंगली ना मेरे गड्ढे पड़ गए थे। मेंस की कॉपी की बता रहा हूँ मैं, मेंस में उसमें मेंस का बता रहा हूँ। तो मेंस में सर लिखने के लिए मेरी जो उंगली में ना, जो एमपीपीएससी वाले जो मेंस जो लिख रहे, जो लोग लिख रहे होंगे या लिखने वाले होंगे, तो वो आज से ही ये सोच लें कि मतलब भैया लिखना तो बहुत पड़ेगा, घिसना पड़ेगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, तो फाइनली वो 1 नंबर से वहाँ रुकना मतलब रुकना है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। ये जो एग्ज़ाम की जो साइकिल होती है, आप चाहे 1 नंबर से रुको, चाहे पॉइंट नंबर से रुको, चाहे किसी से रुको, आप बाहर हो मतलब आप बाहर हो। तो आप ना इस चीज़ का बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखें, और कि हमें ना बिल्कुल लिखने पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिसका रिटर्न का एसएससी में जबकि रिटर्न का एग्ज़ाम होता है। तो अभी तो खैर ऑब्जेक्टिव जो मेंस वाला सीजीएल का, जो लोग सीजीएल का दे रहे होंगे वो ऑब्जेक्टिव होने लगा है, तो हाँ पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सिलेक्शन लेना आसान हो गया है। सीजीएल वाला हो गया, चाहे सीएचएसएल वाला, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम अब मतलब आप सिंगल, कुछ तो सिंगल विंडो होते हैं इनमें, कुछ डबल वाले होते हैं। तो डबल वाले में भी अब ये है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, जैसे जो लिखने वाली जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप बैठे हुए हो लिख रहे हो, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। लेकिन इसके लिए ना आप सबसे बड़ी अब प्रॉब्लम एक दूसरी नई आ गई है, टाइमिंग। देखो उसमें कठिन, जैसे जैसे सेकंड लेवल जब जाता है तो उसका जो लेवल होता है ना वो हाई होता जाता है। अब हाई होने के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस की सबसे बड़ी, लिखने की नहीं होगी, लेकिन आपको जो टेस्ट सीरीज का होगा वहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आप जो भी अलग अलग कोचिंग अपनी टेस्ट सीरीज कराती हैं, अपने यहाँ का जो सेंटर कराता होगा वो ये वाला भी लो, और जो भी आपको जिसको लगता है, आप मेरे हिसाब से तो पर डे टेस्ट लगाओ आप। और 1-2 घंटे का, देखो एसएससी का सिलेबस में ना 4-5 सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो नॉन टेक वाला होता है ना, नॉन टेक का बता रहा हूँ मैं, और टेक्निकल में थोड़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, लेकिन इसमें कम ही होते हैं। 4-5 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, और बाकी इंग्लिश वगैरह है, तो वो भी अब कमी है, कर दी है इस बार शायद। तो ना आप थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी करें, मतलब जितनी ज़्यादा आप टेस्ट की कर सकते हैं उतना कर सकें आप। हाँ देखो इसमें और इसमें कंपैरिजन ये भी समझ सकते हो कि हमारे लिए नॉन टेक तो पढ़ना ही है, जितना उसमें आपको टेक्निकल पढ़ना, नॉन टेक पढ़ना है, उतना नॉन टेक हमें भी पढ़ना है। साथ ही साथ में जो टेक्निकल के जो 11-12 सब्जेक्ट होते हैं वो पूरे के पूरे पढ़ना है, और मेंस जो सिलेक्शन होता है वो पूरे टेक्निकल के बेसिस पे ही होता है। प्री के एग्ज़ाम में ये हो जाते हैं, और आप ये समझें कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है आपका बिल्कुल सेम लेवल का हमारा एग्ज़ाम होता है प्री का, तो लेवल में कोई कमी नहीं आती कि टेक्निकल वाले हैं तो नॉन टेक हम सरल पूछ लें, जबकि इससे कठिन पूछते हैं सर। व्यापम का भी आप पेपर उठा के देखो, जब देखते होगे आप लोग व्यापम के, कभी आप पुराने वाले पेपर देखना जो बुक्स आती हैं उनमें, उनके क्वेश्चंस को कंपैरिजन करना आप सर। उनके जो टेक्निकल वाला जो आता है ना एसएससी व्यापम वाला, उसमें ना आप उनका लेवल बहुत हाई रहता है, और जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं पुलिस हो गए चाहे जो दूसरे, मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं आंक रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि आप ना मतलब थोड़ा सा जितनी कर सकें उतनी प्रैक्टिस करो, बस ये है उसमें। और एमसीक्यूज़ तो आप बिल्कुल लगाएं, आजकल के जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं लगभग वो एमसीक्यूज़ बेस्ड ही हैं। बिल्कुल हो सकता है। देखो कोई भी एग्ज़ाम है, आप थ्योरी पढ़ते जाओ, उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप अगर उसी चीज़ को क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे सर, तो क्वेश्चंस आप मतलब ऐसा है कि जैसे मैथ्स का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे
मैथ्स में मेरा भी इंटरेस्ट ठीक ठाक है, तो जैसे कोई भी टाइम वर्क है ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 टाइप की रहते हैं, मतलब इतना ही लगभग रहते हैं, 2-4-6 और मान लो कोई बनाएगा तो मतलब अगर आप उससे रिलेटेड 300-400 क्वेश्चन आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता है कि उससे रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन आप छूटे। अब उतने लगाने के बाद ना बस आपको प्रॉब्लम ये है कि जो टेस्ट आपको देना है, लेकिन सर टेस्ट तो आप कंपलसरी है वैसे, जैसे कि टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे 19 वाले में मेरा नहीं हो पाया था, वो इसलिए नहीं हो पाया था कि मैंने उसमें ना टेस्ट नहीं दिए थे, और जबकि 2022 वाले में ना मैं और एक मेरा दोस्त है यश झा, हम दोनों में सर हमारी फेल्यूर और जो पास वाली ना स्थिति दोनों के साथ सेम चल रही थी, और हमारा सिलेक्शन भी दोनों का साथ ही हुआ है, उसके साथ भी मतलब यही चल रहा था, फेल हो जाए पास हो जाए, पास हो जाए फेल हो जाए। उसका सर MES मिला हुआ है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और मुझे मिला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों की डिफेंस की जॉब है और दोनों का ही एक ही डिपार्टमेंट, मतलब डिफेंस का ही डिपार्टमेंट मिला हुआ है दोनों को। ये BRO वाला और MES दोनों डिपार्टमेंट अपने अपने। देखो BRO में ऐसा है कि जो अपना खुद का एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जैसे MES जो है ना वो उसको वो मिलिट्री में भी डाल देते हैं, एयरफोर्स में भी डाल देते हैं, नेवी में भी डाल देंगे, बट BRO अपना खुद का डिपार्टमेंट होता है। उसके और तो और जो नॉन टेक के भी जो एग्ज़ाम, मतलब जिन लोगों की भर्ती होती है ना मैकेनिकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ना नॉन टेक से भी खुद के उसके एग्ज़ाम कराता है वो। तो ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट ही अलग है और ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आप इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, सीधा अपना जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उन्हीं का होता है। कंटिन्यू अगर 8 घंटे मैथ पढ़ानी होगी तो 90 घंटे में बोल दूंगा कि अब मैं यार अभी नहीं, 9 घंटे लेक्चर नहीं, 8 घंटे में थक गया हूँ एक ही चीज़ पढ़ा के। कैसे वो एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं वही टेक्निकल, वही क्वांट, वही रीजनिंग, इंग्लिश भी उठाना पड़ रही है, GS भी लेके चल रहा हूँ, कैसे खुद को पॉजिटिव रखा कि रिविजन चल रहा है। देखो 7-8 साल तो हो गए लगभग, आप समझ सकते हो कि एक ही चीज़ को पढ़ना है। और ये बता दूँ इस पूरी जर्नी में ना सिर्फ अकेला करंट अफेयर चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। अब उसी चीज़ को बार बार पढ़ना 6-7 साल तक, मतलब कितना इरिटेशन वाला काम है मतलब उसी को पढ़ा फिर वही पढ़ना है, फिर वही पढ़ना है, वही ब्रिक्स है, वही सीमेंट है, वही ईट गिट्टी रेता है, मतलब उन्हीं को बार बार पढ़ना है। मतलब ये है कि आपको अंदर से लाना होगा। जैसे मेरा तो ये हो गया था कि लास्ट में सर मैंने तो ये सोच लिया था कि अब का जीवन बन गया ना जलेबी की तरह मतलब तो मतलब उसी में घूम रहे हैं। यूपी देखो मैंने मतलब इस अपने स्टेट वाले सारे एग्जाम दे दिए मैंने, मतलब इन 6-7 सालों में। गुजरात का सर तीन बार दिया है मैंने, मतलब एक बार राजस्थान JEE का तक हम 3 बार राजस्थान JEE देने गए और सर वो तीनों बार सिलेक्शन हो गया। प्रॉब्लम ये है कि वो तीनों बार रद्द हो गया एग्ज़ाम मतलब फिर जिस टाइम होना था ना फाइनली, जिस टाइम वो उन्होंने माना उस टाइम हम लोग गए नहीं। फिर अब जिस टाइम हम लोग गए उस टाइम में दिक्कत ये थी कि वो एग्ज़ाम ही रद्द हो जाए वहाँ का। और MP वो जो राजस्थान PSC था उसमें भी मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बट मेंस वगैरह सब निकल गया था, रिटर्न का पूरा निकल गया। बस जो उसमें देखो किसी भी आप दूसरे स्टेट में अगर कंपटीशन देते हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप मेंस में या रिटर्न में थोड़े से कम नंबर होते हैं ना, तो वो इंटरव्यू में पार्शियलिटी होती है। किसी भी स्टेट के अंदर आप जाओगे वो अपने लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे आपकी अपेक्षा। देखो आप कितने भी वो हो लेकिन वो करते हैं, ये साइकोलॉजिकल मतलब टेंडेंसी होती है। हमसे भी अगर कोई हमें भी करवाए तो अपन ये चाहेंगे हमारे ही लोग सेलेक्ट हों, तो वो वहाँ थोड़ी पार्शियलिटी कर देते हैं। तो राजस्थान PSC का मैंने मेंस निकाला, इधर मैं झारखंड भी देखने गया तो झारखंड का भी मेरिट नहीं लगी, झारखंड में भी रिटर्न वगैरह सब क्लियर किया। और झारखंड का तो ऐसा है सर एक बार उसका एग्ज़ाम देने पहुंच गए और वहाँ पे वहीं जाके पता चला कि वो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। मतलब जो मेंस का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया, वो रिजर्वेशन का ही कोई मसला चल रहा था वहाँ पे अपने यहाँ जैसा, तो उन्होंने वहाँ जाके क्लियर किया। हम 4 बजे वहाँ पे पहुँचने वाले थे और शाम को 5 बजे नोटिस आता है कि आपका एग्ज़ाम रद्द किया जाता है, अब ये बाद में जब भी डेट आएगी तब आएगी। तो फिर से झारखंड गए हम। आप कम से कम 2 दिन लगे थे उसमें सर जाने में, 2 दिन की जर्नी है यहाँ से कंटिन्यू आप ट्रेन में। और बगल में यूपी सर 2 बार मैं यूपी PSC का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। हाँ अब देखो झारखंड का एरिया है पूरा अलग है,
यूपी का तो फिर भी अपन मान सकते हैं कि वो हिंदी भाषी स्टेट है, मतलब वो सारे हिंदी भाषी हैं, बट यूपी थोड़ा फेमिलियर टाइप का लगता है, अलग नहीं लगता कुछ। तो आप बिहार का भी दिया है मैंने, बीपीएससी दिया है, मतलब जितने भी पीएससी के जो पेपर होते हैं ना वो सब दिए हैं मतलब मैंने। बट ये है कि फाइनली अल्टीमेटली अपने ही उसमें एसएससी ने आके मतलब नैया लगाई है पार। यही वाले में सैलरी कितना आता है अकाउंट में बहुत टाइम बाद कुछ देना पड़े कम सम अमाउंट में? देखो सैलरी का ऐसा है, मतलब इसका जो ग्रेड पे है वो सर 4200 ग्रेड पे है, जिस पे जो आपकी जो सैलरी बनती है वो 50-55 के आसपास में बनती है ना। लेकिन मेरा जो डिपार्टमेंट है बीआरओ, उसमें आप पता करना थोड़ा सा देखना, उसमें सर 70 से 80 हज़ार, मतलब 80 से लेकर 90 हज़ार के बीच में मिनिमम सैलरी बनती है। बाकी जो डिपार्टमेंट होते हैं उन जो डिपार्टमेंट की वो है सेम ग्रेड पे। पैन कार्ड अपडेट कर देना नहीं, सैलरी का ऐसा है थोड़ा तो इसमें 70 से मतलब 80 से 90 हज़ार के बीच में आसपास में बनेगी बीआरओ में, और बाकी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें 50-60 मिनिमम बनती है, 50-60 एवरेज बनती है। इसमें इसलिए बनती है बीआरओ में ज़्यादा, इसका भी एक रीज़न है सर, क्योंकि जो बीआरओ की जो पोस्टिंग होती है जेसीओज़ की, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा हार्ड एरिया में होती है। मतलब ऐसा है कि आपको हो सकता है लद्दाख में काम करना पड़े, जम्मू कश्मीर में काम करना पड़े, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया हो गया, जहाँ जहाँ जो बॉर्डर रोड का पूरा लगेगा ना, इधर गुजरात से शुरू होगा तो आपका बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट वाली पूरी बेल्ट है वहाँ तक आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसलिए ना वो एक जन की जो नॉर्मल जो सेलेक्ट होते हैं ना, उन लोगों से एक जन की सैलरी तो एक्स्ट्रा ही देते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं इसमें। और बाकायदा आपको ऐसा कुछ आर्मी वाले जो रहते हैं उन लोगों के साथ में रहने का मौका मिलता है सर, उसमें कैंटीन फ्री रहता है एकदम, और आप अपना कैंटीन कार्ड बनता है, और बाकी जिसमें जो भी सुविधाएं जो बेसिक रहती हैं वो आपको कोई कुछ नहीं करना है, वो आपको ट्रेनिंग टाइम से ही करना शुरू हो जाते हैं, अलॉट होना शुरू हो जाते हैं। रोड पर बहुत टाइम बाद मिले थे। हाँ हाँ कि यार कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था असल में, राम नाम से क्या है 8-10 नंबर सेव है। हाँ 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 तो जैसे कल किसी को फोन लगाना था तो किसी और को लगा दिया लगाना किसी को था, जूनियर है ऋषि को, उसको लगाना था, लेकिन किसी लड़की का नंबर सेव था ऋषि से, जो उसको फोन लगा रहा हूँ और ऋषि भाई कैसा है मैं वही सोच रही हूँ इतने टाइम बाद फोन कैसे आ गया। अच्छा उसको पता है जब भी मैं उससे फोन लगाता हूँ गलती से लगाता हूँ मैं समझ नहीं क्यों फोन लगाया गुड़िया से, हाँ सिस्टर से लिया था। एक्चुअल में क्या हो गया, हमारा ऐसा रहा कि सर का और मेरा साथ ना काफ़ी टाइम से है। 2015 से जब मैं पास आउट हुआ था ना, तो उस टाइम आपको पता होगा जो लोग पास आउट होते हैं ना, उन लोगों के अंदर बहुत ही जुनून अलग ही रहता है, और जुनून थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कभी कभार और ओवर कॉन्फिडेंस सर ऐसा आ गया था, टीचिंग में थोड़ा बाद में आया। ओवर कॉन्फिडेंस है हो गया कि मेरा ना जब एमपीपीएससी मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था ना जब, तो वो 2016 ही में दिया था मैंने, 15 या 16 के बीच का जो टाइम फीस था सर, उसमें ना मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा ना जो कट ऑफ गया था ना जनरल का, उससे कम से कम 50-60 ऊपर नंबर आ गए। तो वो सर कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया, मतलब प्री के एग्ज़ाम की बता रहा हूँ, पता चला कि वो उतनी तैयारी तो थी नहीं, बट ये है कि वो नंबर उतने आ गए तो ऐसा लगा कि अब तो जंग अगले सिकंदर अपन ही है, ऐसा लग रहा था। तो इस चक्कर मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था। कॉलेज में हमारी एक कंपनी आई थी अपने भोपाल की थी, उनमें 17 लोग सेलेक्ट हुए थे जिनमें एक मेरा नाम भी था, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया इसी चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस में। मैं नहीं अब तो गवर्नमेंट का करना है, और जब हम इतने नंबर ला सकते हैं तो सेलेक्ट भी हो सकते हैं। हाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, आरजीटी सर लोग जानते होंगे, राजीव गांधी से रिलेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे गेट का पेपर जानते होंगे आप लोग, मतलब पेपर की संख्या कम पड़ जाएगी, सारे स्टैंडर्ड पेपर और पेपर में पहुंचना है ना। और कहीं ना कहीं एट द एंड हमारे पास एक चीज मिलती है, और बहुत सारी बातें हैं तो करने के लिए एग्जाम्स को लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अब सीखना क्या है कि देखो सिलेबस बहुत छोटा था, लेकिन एक ही चीज को कितनी बार पढ़ा, 5 बार 8 बार 10 बार लगातार पढ़ा, आप भी टॉप कर सकते हो, आप भी एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हो। घबरा कर नहीं करना कि 6 महीने में हो गया, 8 महीने में हो गया, नहीं, टाइम तो लगेगा, टाइम तो लग नहीं लगना, बिल्कुल लगना है सर। टाइम में देखो ऐसा है, सक्सेस को ना कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, आपको ना उस अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचना ही पड़ेगा।
देखो सिलेक्शन का ऐसा है कि मैं 2015-16 मैंने मतलब 15-16 तक कुछ नहीं हो रहा था। पहले एग्जाम में मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद में ना फिर जब मैं पूरा डेडिकेट हुआ ना तो आप विश्वास नहीं मानोगे सर, कोई एग्जाम ना निकले मेरा। मतलब 16 दिया, 17 दिया, MPPSC कुछ नहीं हो रहा। MPPSC के अलावा जो और भी एग्जाम व्यापम के दिए सर, व्यापम में सर मेरा देखो 2018 वाला हो क्या गया सर, नंबर का ऐसा होता था। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी किसी किसी को लगता होगा कि अरे यार हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब किस्मत का बहुत बड़ा रोल भी रहता है और एक हमारे जीवन के अंदर मेरा ऐसा आप समझ सकते हो कि पहला जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना JEE का सर, इसमें ना दोनों चीज़ें हैं, किस्मत भी कह सकते हैं और मेहनत भी कह सकते हैं। मेहनत सर इस टाइम में मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मेहनत में, और लक भी कह सकते हैं। लेकिन लक का ऐसा है कि आप ज़्यादा उसके भरोसे ना रहें, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि लक भी होता है, बगैर लक के आदमी सर नहीं कर सकता है। मतलब थोड़ा सा तो किस्मत कहीं ना कहीं आपको साथ देनी ही पड़ेगी, वो आपका दिन बैठेगा वो। लेकिन आप लक के भरोसे मत बैठो, वो तो किस दिन आपका दिन बैठेगा वो आपको पता नहीं है। वो जिस दिन बैठेगा ना वो आपको पता नहीं रहेगा और वो हो जाएगा वो तो। मैं सर 3 बार गेट क्वालिफाइड कर चुका हूँ। मैंने MTech का मुझे NIT अगरतला मिला, लेकिन सर किस्मत ये देखो मुझे SCTI से करना पड़ा। मतलब अच्छी खासी रैंक लाने के बाद भी मुझे SCTI में आना पड़ा। MPPET में अच्छी खासी रैंक लाने के बाद भी मैंने यहीं SCTI से करना पड़ा मुझे। तो ये है कि आप ये कुछ समझो, मतलब इसे कुछ भी समझ सकते हो आप कि अपन हो सकता है उसके काबिल भी हो फिर भी नहीं हो पा रहे हो। RGPV का एग्ज़ाम था सर मेरा, PhD मैंने सोचा अब चलो कुछ नहीं हो रहा, साथ साथ में तैयारी तो कर ही रहे हैं, PhD कर लेता हूँ साथ साथ में, MTech क्लियर हो गया है। तो सर मैंने ना उसका एग्ज़ाम दिया सर, मैंने उसमें फर्स्ट रैंक लेके आया था पूरे RGPV में। अपने MP में बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं, उनमें सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, और मैं और मेरा दोस्त सर हमने दोनों ने फर्स्ट एंड सेकंड रैंक हासिल की, जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी और जो मेरा दोस्त था यश झा उसकी सर सेकंड रैंक थी। लेकिन सर किस्मत देखो वहाँ भी नहीं चली। हम लोगों की ना मार्कशीट जो थी ना सर, वो मार्कशीट नहीं मिली, तो हमें ना वहाँ पे PhD में भी एडमिशन नहीं मिल पाया फर्स्ट और उसमें। हाँ, आप ये समझ सकते हो कि आपकी किस्मत वहाँ भी कहीं कहीं बिल्कुल होते हुए भी आपको धोखा दे जाएगी। लेकिन ये है कि भाई छोड़ना नहीं है चीज़ों को, एक बार पकड़ के बैठ गए कि नहीं करना है तो करना है। बस ये है कि आप देख सकते हो थोड़ा सा यार अपन ऐसा भी कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हो आप। लेकिन आप उसका छोड़ना या गिव अप करना वो कोई उसका लास्ट ऑप्शन नहीं है। आप वो सबसे बिल्कुल अति लेवल पे चले गए हो आप कि नहीं अब जान ही निकल रही है, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो ही आप है, नहीं तो बाकी मेरे हिसाब से आप लगे रहो, कंटिन्यू रहो, और तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा है, और पढ़ने का भी ऐसा है थोड़ा। जिसको कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, बाकी देखो जॉब के साथ में ऐसा है, मतलब अभी का है पहले का जैसे हमने सर ने साथ में पढ़ाया। जो पिछली कोचिंग थी यहाँ पे चिरंजीवी में, सर अपन ने चिरंजीवी में मिले थे, हमने चिरंजीवी में मतलब 2016 हाँ सबका मतलब सर ने पहले कुछ दिन पहले ही सर ने लिया था और थोड़ी दिन बाद ही मैं आया था इस फील्ड में, पढ़ाने की फील्ड में। क्योंकि आप समझ सकते हो कि स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इस चक्कर में मैंने कहा थोड़ी सी अपन इनकम आने लगेगी, अपन पढ़ाने लगते हैं। तो हाँ सर मैथ्स पढ़ाते थे। आप कुछ दिन उससे पहले ना वो 12th वालों के लिए वो जो कंपटीशन था ना, कंपटीशन JEE का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराते थे, तो इन्होंने उसी टाइम नई उसमें स्विच हुए थे और उसी टाइम में मेरा आना हुआ था। तो हमारा 2016 से लेके कंटिन्यू 18-19 तक रहा है शायद अपना, और हम लोग साथ में रहे। इसके बाद में मैंने अपनी जो कोचिंग थी वो बाद में मेरा मतलब गेट के थ्रू मैंने फिर एडमिशन ले लिया यहाँ से, तो मुझे स्टाइफंड मिलने लगा। और सर उसमें जो बाद में लॉकडाउन लगा था ना, वो उस लॉकडाउन में ना कोचिंग बंद हो गई। फिर अब आप ये समझ सकते हो कि वो भी ऐसे कि 2-3 महीने हो गए वो खुले ही ना लॉकडाउन। अब खुले ना तो मजबूरी में किराया जा रहा है इतना सर। अपन पहले यहाँ पढ़ाते थे, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था, तो वो किराया देने के चक्कर में मैंने बंद कर दी। और आपको फिर पता है कि एक बार जो ब्रेक हुआ तो हो गया, और वो अलग फीस था, और मतलब ये समझ लो कि वो बहुत ही ज़्यादा स्थिति। फिर लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि परमानेंटली कुछ करना पड़ेगा। ये जो टाइम जो चल रहा है ना, ऐसे मतलब नहीं करना है, अपने को कुछ परमानेंटली सॉल्यूशन ढूंढना होगा इसका। तो फिर मैंने पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस फिर हुआ हूँ मैं। मतलब अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि मेरी जो सही पढ़ाई हुई है वो 2019 से शुरू हुई है मैंने, जिसमें एकदम प्रॉपर
सब चीज़ें छोड़ छाड़ के तैयारी की है। फिर ज़रूर मैंने कुछ नहीं किया, साथ ही साथ पढ़ता था। मेरा सर लाइब्रेरी का ऐसा था, लाइब्रेरी में मैं सर सुबह 7 बजे जाता था और मैं सर लास्ट में खुलता भी मैं ही था सर, और बंद भी मैं ही करता था। मेरा सर ये था। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि आप टाइमिंग का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें। आप जितना हो सके सुबह आप जाके मतलब 2-4-6 घंटे पढ़ लो पहले, फिर दिन भर के लिए फिर आप कुछ कर लो। मेरा ऐसा था कि मैं 7 बजे जाता था सर, 7 से सीधा 12 बजे तक बैठता था, और कभी 12 कभी 1 ऐसा होता था। बीच में थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के लिए हो गया तो हो गया, नहीं तो लेकिन कंटिन्यू पढ़ता था मैं। और उस टाइम में बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती सुबह सुबह की। आप ना इस चीज़ को बिल्कुल विशेष करके आप सुबह ज़रूर पढ़ें, और जो रात जगने वाले, हाँ, फिर मिले ना मिले, हाँ, नहीं कोई मतलब देखो तेज या स्लो कोई नहीं होता है, सबकी बराबर कैपेसिटी होती है। आप टाइमिंग ज़्यादा दोगे, कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ें बार बार रिवाइज करने लगोगे। जितना आप ज़्यादा टाइमिंग दोगे उतनी ज़्यादा रिवीजन होगा, और उतना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कन्फ्यूजन होगी ना, जो एग्जाम में वो 2 ऑप्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो उतनी मतलब शार्प तरीके से आप उसे हटा सकते हो। तो आप 7 से 11 आप वहाँ पढ़ें, 1-2 घंटे रेस्ट ले लें दिन में। फिर मेरा ऐसा रहता है कि 12 बजे तक मैं 1-1:30 बजे तक फिर घर पे आ जाता था, खाना वाना खा के। फिर मैं 1 बजे फिर पहुँच जाता था, और सीधा 7 बजे उठता था सर। 7 बजे उठकर सर मैं 7 से लेके 8 तक, कभी 6 बजे तक भी होता था, तो 6 से लेके 7 साढ़े 7 तक मैं स्टेडियम वगैरह जाता था थोड़ा घूमने उमने के लिए, क्योंकि बैठे रहते। तो आप लोग भी थोड़ी फिजिकल भी जो एक्सरसाइज होती है वो आप करते रहें थोड़ी। क्या होता है कि अपन जब दिन भर लंबा बैठते हैं ना, तो उसमें जो बैक पेन होता होगा, आपने महसूस किया होगा, जो ज़्यादा सिटिंग दे रहे होंगे उनका बैक पेन होने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हो थोड़ा सा फिजिकली, तो वो मतलब सही रहता है। और इसके बाद मैं 1 घंटे बाद फिर तुरंत आ जाता था सर, थोड़ा बहुत खाना वाना, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे नाश्ता वास्ता कर आके फिर मैं 11 बजे लौटता था सीधा लाइब्रेरी से आके। 8 बजे से सीधे 11 3 घंटे बो देता था सर। मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली वो कौन विकास है। हाँ ठीक है। एमपीएससी में अपन देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बहुत बड़ा एरिया एग्जाम में टेक्निकल पद पर जाना, और 23 के एंड तक शायद अपन को मिल जाएगा ना। हाँ सर, अगर सब लोगों की दुआएं रहीं तो मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर समझ रहे हो आप क्या स्थिति। और आप लोग भी जितनी ज़्यादा हो सके भाई टाइम को दो, जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइमिंग वाली, तो आप टाइमिंग को बढ़ाएं। आप तो बिल्कुल, आप में से कई लोग, मतलब मैं ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल देखो, कोई कमज़ोर नहीं हो सकता। मेरा ऐसा कोई नहीं रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपर रहा हूँ सर, टॉपर वॉपर नहीं रहा, बट ये अभी बाद में 1-2 एग्जाम में ज़रूर, लेकिन मैं तो टॉपर के नाम से ही डरता था। मेरा एवरेज वही रहा है, मैं एवरेज लड़का हूँ, और एवरेज ही तरीके से आप लोग, कई लोग इसमें ज़्यादातर एवरेज ही होते हैं। जो टॉपर होते हैं वो अलग थोड़ी दुनिया के लोग होते हैं, लेकिन आप देखो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ना कोई टॉपर नहीं होता। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये गलत फहमी होती है। बिल्कुल सर, अब देखो ऐसा है, अब सर मतलब सर के आप बिल्कुल उसमें हो, तो ये समझ लो कि मैंने मतलब ये समझ लो कि बड़े भाई की तरह माना है सर को, और जैसा ये बोलते थे वैसा ही हम करते थे चीज़ें। मतलब ऐसा है कि आज भी आपको याद नहीं होगा सर, मैं जब वहाँ चला गया था ना, और मतलब ये था कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं सर के पास आया यहाँ पुरानी कोचिंग। मैंने कहा सर मेरे पास में ना पैसे की ज़रूरत है, थोड़ा आप पैसे अगर कुछ दे दो। और जबकि कुछ नहीं, अब मैं ना तो यहाँ पे काम करता हूँ, ना कुछ करता हूँ, ना कुछ था। सर ने मुझे सिर्फ पूछा कितने रुपए चाहिए, तो मुझे ये था कि जितना ज़रूरी है उतना लेना है। तो मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने 3,000 ही रुपये लिए हैं, और आप झूठ मानोगे आज तक भी नहीं दिए मैंने। तो आप ऐसा है मतलब कभी कभी ना तो ये है, मतलब सर ने देखो इतना बड़ा, आप इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि मतलब किस लेवल का दिल होगा। ये जो बंदा अपने पास में अब नहीं भी है, फिर भी उस बंदे की हेल्प, और हमेशा पूछना, जहाँ भी मिल जाए वहाँ। मेरे बारे में तो पूछ ही रहे हैं,
बहन के बारे में पूछना, भाई के बारे में पूछना, और घर वालों की। अब सर को तो स्थिति जो थी पहले से ही पता थी, सब चीज़ें मैंने सर को बता रखी थी, तो सर ने कभी मना भी नहीं किया कि, और आप लोगों में से भी कभी कोई प्रॉब्लम होना तो आप बेझिझक होकर आप उनसे बात करें, आपकी समस्या का सॉल्व करें। मतलब मुझे ये लगता है तो आप लोग बोलने से कि मुझसे पूछ लेना एक बार। हाँ, एक बार एटलीस्ट छोड़ने से पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लें आप। अगर मैं हेल्प कर पाया तो मैं जरूर करेंगे भाई, ये है। तो बता दूंगा बेटा ये करो। और मैं तो ये बोलूँगा, आप ना अपन इस फेज में चल रहे हैं, आप जिससे अगर आपको लग रहा है कि आप अपन घर वालों से नहीं ले पा रहे हैं और अपने कोई दोस्त हैं, मांगने में इतनी सी झिझक मत करना। मतलब या तो दे ही देगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या ही बोलेगा, नहीं देगा। राज पुलिस आएगा। हाँ, सिंपल बात है, मतलब नहीं देगा। मैं मतलब सर आप ये मानो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये उधार है पैसे का अभी, तो मतलब ये समझ लो कि 1 महीने की सैलरी में से आधे से ज़्यादा तो उन लोगों को चुकाने में वापस चले आए समझ रहे हो। तो ये है कि वो पिछला वाला भी, और ऐसा नहीं है कि अभी का हो सर, वो शुरू से ही आता जा रहा है, जिसके आते का जिससे लिए है ना लौटाए ही नहीं है, तो ये रहा है। तो लेकिन ये है, उन लोगों को विश्वास है कि भाई जब भी होगा बंदे का दे देगा। तो आप भी ऐसा अगर लगता है कि आपको हम ले रहे हैं, अब हमें ज़रूरत है, और पढ़ाई में ना, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, कपड़ों में हो चाहे जूतों में, चाहे किसी भी चीज़ में, एटलीस्ट हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता था। लेकिन बुक अगर मुझे कोई चाहिए हो ना, आप मेरे रूम में जाना सर, आप कभी आना सर, रूम में मेरा रूम बुक से भरा हुआ है। और सर जहाँ लाइब्रेरी है ना, पूरी लाइब्रेरी, वो जो लाइब्रेरी वाले, मेरी जो डेस्क है, हमारी डेस्क ना दूर से ही दिख जाएगी कि ये इन्हीं की हो गई है, क्योंकि उसमें इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं। मतलब सब लोग बोलते हैं यार ये क्या पढ़ते हो या फिर इन्हीं में सोते हो, तो मतलब ये है। तो आप बुक में कोई कंजूसी मत करना, जिसको जो लगे आप ले लो, कोई सी भी बुक हो, और जगह कंजूसी कर लो आप। और जिसको ऐसा लगता है यार यार नहीं, मतलब हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, मेरा कहने का सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है, कुछ लोग इसमें ऐसे, मैं कई लोगों को देखता हूँ सर, जो जूनियर होते हैं ना, वो सर बात करते हैं हमारे घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, 1000 प्रॉब्लम बता देंगे वो। सर करने के लिए ना एक बहाना काफ़ी होता है, और ना करने के लिए आपके पास 1000 बहाने मिल जाएंगे। और करना चाहोगे ना तो 1000 रास्ते मिल जाएंगे, और नहीं करना चाहोगे तो फिर कोई भी कुछ कर ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस ये है, आप इसलिए मैं ये बोलूँगा कि सब लोग सेलेक्ट हों, सब लोग मेहनत करो, और सब लोग इस मंच पे एक ना एक दिन आ जाओ भाई, ऐसा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, नमस्ते।